रखते हैं तो फिर जी। एक बार अगर भरोसा रखते हैं तो रखते हैं, फिर वो हम्म। अगर उनको जच जाता है तो फिर भरोसा कंटिन्यूअस और 10 लोगों को वो जोड़ देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इवन वो ये भी पूछते हैं कि भाई हम हमारे मित्रों में शेयर करें क्या ये दूसरे और अलग अलग हम्म। मित्रों में, ऐसा। हम्म। तो फिर उससे माल मिल जाता है, क्योंकि वो खुद ही बताते हैं माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से ही हमारी पब्लिसिटी हो रही है। हम्म। पहले हमारे 6 से 6 महीने तो काफी कठिन गए, हम्म। लेकिन अब जब हम प्रोडक्ट अब धीरे धीरे उठा रहे हैं तो उन लोगों को भी लग रहा है कि नहीं, जेन्युइन प्रोडक्ट है करके। हम्म। जो आज का और हम हमारा, रेट कॉम्पिटिटिवली रख रहे हैं। जी जी, जो आज का हमारा विषय है वो ऑनलाइन प्रमोशन है सेवाओं का और सर्विसेज का और उत्पादों का। ये आज का हमारा विषय है। तो जो आपका काम है मल्टी स्टेट का, मल्टी स्टेट का काम भी जो मेरी शशि जी से भी बात हुई, उसमें भी एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिस पर काम किया जाना है और किए जाने की आवश्यकता है और किया जा रहा है। तो अभी जो आपका 1 करोड़ का टर्नओवर जो आपने बताया कि मंथली का होने लगा है, तो इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन का क्या रेशियो है? ऑनलाइन का कितने परसेंट है, ऑफलाइन का कितने परसेंट है, कुछ आइडिया है आपको? अनिल जी। अनिल जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, लगता है ये अनिल। आ रही है। हाँ इसमें हाँ 80% और 20% का रेशो है। 80% हाँ। ऑनलाइन है, 20% ऑफलाइन है। तो जो छोटे 80। शहर है, हम्म। महाराष्ट्र में जो जी। छोटे शहर है, हम्म। वहां तो वो लोग अपना यानी आसपास के जो लोग हैं, परिचित लोग रहते हैं, 1-2 किलोमीटर के एरिया में ही सब मिल जाते हैं लोग। हम्म। तो वो लोग ऑफलाइन में ले लेते हैं माल, हम्म। जो सेंटर्स हमने डेवलप किए हैं, हम्म। जैसे खामगांव है, अकोला है, अमरावती है, नागपुर है, वर्धा है। तो वो लोग तो ले लेते हैं, और जिनको अगर किसी को चाहिए तो फिर हम दे देते हैं वैसी सेवाएं ऑनलाइन की। ऑनलाइन में तो अधिकतर हम्म। पुणे और मुंबई सबसे आगे है, बाद में औरंगाबाद का नंबर आता है। जी। हाँ। तो अभी ये केवल प्रोड्यूसर साइड की ही मतलब प्रोड्यूसर साइड को ही फेडरेट किया है या फिर कंज्यूमर साइड पे भी फेडरेट करना स्टार्ट किया है? दोनों तरफ कर रहे हैं हम। दोनों तरफ कर रहे हैं। हाँ, प्रोड्यूसर कंज्यूमर से को को भी। भी जोड़ना चल रहा है, हम्म। प्रोड्यूसर को भी जोड़ना चल रहा है। उनका हम एक प्रोडक्ट का सैंपल मंगाते हैं, उसका भी टेस्टिंग करते हैं, उसका उसके पास का भी अपना टेस्ट रिपोर्ट लेते हैं। हम्म। यानी भरोसे वाली बात नहीं है, व्यावहारिकता की बात है ये। कोई अगर हमको बोले कि भाई हम पर भरोसा नहीं किया, तो हम बोलते नहीं, ये व्यावहारिकता है। आप भी हम्म। आपका टेस्ट करके भेजो, हम भी इधर इधर अपनी लैब में टेस्ट करेंगे। जी। हम्म। तो 80% अभी ऑनलाइन है आपका, हाँ? जी। अच्छा, 80% है, तब तो ये काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। 80% एक सब्सटेंशियल होता है। हम्म। हमारे बीच में ब्रिगेडियर साहब हैं और कुछ और साथी जुड़े हुए हैं। सुमेश सिंह जी जुड़े हुए हैं यहाँ पर। 80% का नंबर बता करके एक तरह से उत्साह का संचार किया है आपने। क्योंकि अगर कल का जो हमारा विषय था, सहकारी समितियों में टेक्नोलॉजी का उपयोग और टेक्नोलॉजी से किस तरह से उनका संचालन हाँ, व्यवस्थित उसमें हुआ है, था तो सुचारू मतलब हुआ है। जी जी। कल की मीटिंग तो में था, महेश जी नलांगे थे ना उसमें। जी जी जी। तो हम्म। एक तरह से ये बात यहाँ से भी आपके कथन से और आपके जो ये रिजल्ट हैं उनसे भी यही निकल के आई कि टेक्नोलॉजी ने सहकारी समितियों के काम को आसान बनाया है और जी। उनसे उसके संचालन में आसानी हो रही है। अब हम्म। बात यहीं से थोड़ी सी आगे चलती है कि इनकी ऑनलाइन
मार्केटिंग कैसे हो, सेवा क्षेत्र की हो, प्रोडक्ट क्षेत्र की हो, सभी क्षेत्र की हो, दोनों की हो। तो ये जो आज का विषय है, इस विषय में अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या क्या आता है। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो सारे आ जाते हैं, इंटरनेट आ जाता है, सर्च इंजन आ जाता है, और फिर इसके बाद लोगों की वेबसाइट आ जाती है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आ जाते हैं, और बहुत सारे मीडियम और माध्यम आ जाते हैं, यूट्यूब प्रमोशन आ जाता है, व्हाट्सएप प्रमोशन आ जाता है, और बाकी ये सारे आ जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, और लाखों लाख लोग हैं जिनसे आप बहुत कम समय में ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, जबकि ऑफलाइन में ये शायद बहुत मेहनत का, बहुत खर्चीला, और बहुत ही दिक्कत वाला सौदा है। तो अब इस का फायदा, जैसा अनिल राठी जी ने और हमारे साथियों ने बताया कि उठाया है, वैसे ही अनुभव सभी लोगों के हैं। तो उन्हीं अनुभवों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे कि किस तरह से ऑनलाइन माध्यम से हम लोग सेवाओं की और उत्पादों की मार्केटिंग कर सकते हैं और आर्थिक लाभ कमा सकते हैं। तो ये विषय, क्योंकि अ, वो साथी जो प्रोडक्शन साइड पे ज़्यादा है, आ, वो ज़्यादा अच्छे ढंग से इसको रख पाएंगे। किस तरह से हम दुग्ध उत्पादों की मार्केटिंग कर सकते हैं, किस तरह से हम कृषि उत्पादों की मार्केटिंग कर सकते हैं, किस तरह से हम वन उत्पादों की मार्केटिंग कर सकते हैं, किस तरह से हम जो प्रोसेस्ड चीजें हैं उनकी मार्केटिंग कर सकते हैं, किस तरीके से हम सेवाओं की मार्केटिंग कर सकते हैं। ये आज का विषय है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा, मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर राजा राम यादव जी से कि वो आए और ये जो आपके अनुभव हैं उसके आधार पे बताएं कि जिस तरह से ऑनलाइन का बाजार पिछले 10-15 साल में फैला है और फैल रहा है और फैलता जा रहा है, उससे किस तरह से लाभान्वित हुआ जा सकता है, और सेवाओं को ज़्यादा प्रसारित करते हुए और उत्पादों को ज़्यादा प्रसारित करते हुए ज़्यादा लाभ कमाया जा सकता है। डॉक्टर ब्रिगेडियर राजा राम यादव। नमस्कार भाई। हम तो पुराने जमाने के आदमी हैं, आप यंगस्टर आप हो। उनका विषय है ये। हमारे टाइम में तो ऑनलाइन क्या, फोन भी नहीं थे जब शुरुआत की थी। पर एनी में मैं दो तीन पॉइंट्स बोलता हूँ, फिर आगे लोग उसको शायद बढ़ाएंगे। आपने अभी जिक्र किया कि सर्विस सेक्टर और प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग वगैरह के लिए और भी सर्विस सेक्टर हो सकते हैं, जिसमें प्रोडक्ट बेचना भी एक है या प्रोडक्ट की जानकारी देना भी एक है। इनको ऑनलाइन मार्केटिंग मार्केटिंग के क्या फायदे नुकसान है और कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, और इसी तरह इनका मैनेजमेंट आगे कैसे करें और किस तरह की सुविधा हो। तो ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए तो सबसे पहले तो कंप्यूटर, एआई और जो भी आपने फील्ड बोले हैं उनको तो समझना और सीख वो आना जरूरी ही हो गया है। तो इसलिए यंग युवाओं का विषय ये ज्यादा है, वो जुड़े, हम बूढ़ों को मत जोड़िए। इसमें दो तीन पॉइंट जो आते हैं। पहला पॉइंट है ग्राहक ग्राहक अप्रोच, ग्राहक पहुंच। तो ग्राहक पहुंच में इनका रोल आप समझ ही सकते हैं कि हम कैसे अपने प्रोडक्ट की या उसकी ग्राहक पहुंच कर। दूसरा पॉइंट मेन आता है कि आपके प्रोडक्ट हैं या आपकी सर्विस है, उसकी ब्रांड निर्माण कैसे करें या ब्रांड निर्माण क्या है। तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है कि ग्राहक का जुड़वाव में किस तरह से इन सब ऑनलाइन सिस्टम से हम ग्राहकों को कैसे जोड़ें और फिर उसकी शुद्धता का भी कैसे वहां तक पहुंचाएं, ये भी है। अब इस विषय में इसका फायदा तो ये है कि ये बहुत व्यापकता आ गई है इसमें, और व्यापकता की मतलब सब लोग ये ऑनलाइन की तरफ बढ़े जा रहे हैं, और अभी कुछ सालों में बहुत तेजी से आए हैं। दूसरा ये है कि इसमें हमने पहचान करनी भी होगी जुड़ने की क्षमता किन में है
ऑनलाइन, वही तुमने जो जिक्र किया कि यूथ ज्यादा जुड़ रहा है। सब तो अब ऑनलाइन मार्केटिंग से ही, हमारे घर में ही कितना सामान आता है बच्चों का और हमें पता ही नहीं है क्या है। दूसरा है कि व्यक्तिगत अनुभव, ये तो आपने जिक्र भी किया है, ये बहुत अच्छा है। नए ग्राहक को कैसे जोड़ा जाए ये भी आप जानते हैं, और नए प्रोडक्ट की सारी जानकारी कैसे मिले, इतना भी आप जानते हैं। अब इसमें कुछ डिसएडवांटेज जो मुझे दिख रही है वो है कि लागत काफी है इसमें। अब एक छोटा सा किसान तो अपने ऑनलाइन के चक्कर में पड़ना बहुत मुश्किल है, अनलेस हमारी जो आपने जिक्र किया कि हमारी समितियां इसको आगे बढ़ाए और उसमें समितियां जुड़ के सब लोग करें, उनमें एक इस सब्जेक्ट का भी एक्सपर्ट हो। अब दूसरा एक विषय ये भी है कि ग्राहक सुरक्षा काफी फ्रॉड हो रहे हैं, आप जानते होंगे, मेरे को जिक्र करने की जरूरत नहीं। और उनकी कठिनाइयां क्या हैं ये भी विषय समझना का है। और दूसरा यह है कि जो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, उन प्रोडक्ट बनाने वालों में क्या प्रतिस्पर्धा है। वो अपना कोई बहाना लेके कि कोलगेट है या वो एक्स है, रामदेव कुछ और बताता है, तो वो प्रतिस्पर्धा है और वो अपने अपने तरीके से निर्माण की कोशिश करते हैं। तो तीसरा ये, अभी इसमें नीति नियम में बदलाव की जरूरत है। ये वैसे बदलाव है कि नियमावली में, क्योंकि बहुत से केसेस में ये अटक के ही रह जाते हैं और बहुत लोग बीच में फ्रॉड करने वाले भी ज्यादा हो जाते हैं। तो ये तो दो चार पॉइंट्स जो मैं कहना चाह रहा था वो है। आप इस पे आगे डिस्कस कराइए। दूसरा ये है कि हम जिस तरह का हम कार्यक्रम कर रहे हैं, कि जैसे गाय का दूध, घी, दही, हम में उसमें ये गुणवत्ता है, इसको हम ऑनलाइन करके या कैसे लोगों को समझाएं ताकि नए नए ग्राहक जुड़ें। क्योंकि उनकी शुद्धता और उनकी गुणवत्ता जब तक कंपेरेटिवली हम नहीं एनालाइज करें, तब तक वो ग्राहक कुछ डेडिकेटेड जुड़ जाते हैं, लेकिन आम लोग जुड़ते हैं। ऐसे ही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं और जो रिलायबल सर्विसेज है, चाहे वो प्लम्बर हो चाहे कोई भी हो, तो उनको उनको भी ये देखना रहता है। आप ऑनलाइन ऑर्डर तो कर सकते हैं, लेकिन वो काम कैसा करेगा, क्या करेगा, तो वो भी अपनी समिति के रूप में बैठे हैं कि ये इलेक्ट्रिशियन है, ये रिपेयर है, ये ट्रैक्टर रिपेयर वाले हैं। वो ऑनलाइन कह के आपको, आजकल तो नहीं, कल आएगा, आगे भी तो ये करना ही पड़ेगा ऑनलाइन। अभी बाजार में तो किसी को ले ले जाने की जरूरत नहीं रहेगी सारी चीज। तो ये सब चीज डिस्कस करने की जरूरत है। इसमें मैं इस फील्ड में ज्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये यंगस्टर का फील्ड है। तो आप उनसे आगे बढ़ाइए चर्चा को। धन्यवाद। धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब। इसमें जो विषय है, इसमें एक पक्ष ये भी आता है कि जो ऑनलाइन सामान का जिस तरह से उपयोग लोग ऑनलाइन खरीदारी की तरफ ज्यादा आकर्षित होते जा रहे हैं, और विशेष तौर पे महिलाएं, क्योंकि महिलाओं को एक जो आदत होती है, वो बाजार करना, मार्केट करना पसंद करती हैं। तो उनके लिए ये घर में बैठ के भी मार्केटिंग करने का एक साधन सा बन गया है। और हर तरह की चीजें, चाहे वो प्रोडक्ट हो या सर्विसेज हो, उनका वो लोग लाइव लाभ लेते हैं। सर्विसेज कहाँ तक आ गई हैं, आप ये सोच लीजिए कि एक व्यक्ति ने ये सोचा कि हम अलग अलग होटलों से सामान उठवा के लोगों के घर तक पहुंचा देंगे, और इसी पे स्विगी और जोमेटो बन गए। आप सभी लोगों को ये कहानियां पता है, और आज स्विगी और जोमेटो का जो वैल्यू है वो 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है। तो कहने का मतलब ये है कि कितना बड़ा मार्केट पर उन्होंने अपनी पहुंच बना ली है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि भारत जो है एक दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। तो हम
कितना भी कोशिश करें कि ये जो ऑर्गेनाइज प्लेयर हैं या संगठित व्यापार करने वाले हैं, इनसे बच पाएंगे, मुझे नहीं लगता कि ये संभव है। इसीलिए ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई हमें सबको हर फील्ड में और हर क्षेत्र में लड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये आर्थिक लड़ाई है, आर्थिक मोर्चे की लड़ाई है। उनका क्या लक्ष्य है? उनका लक्ष्य है ज्यादा से ज्यादा मार्केट कैप्चर करना। और हमारा क्या लक्ष्य है? हमारा लक्ष्य ये है कि हम लोग संगठित होकर सामूहिक तौर पर आम जनता को कैसे मजबूती दे सकते हैं, उनको किस तरह से स्वावलंबी बना सकते हैं, किस तरह से उनको आर्थिक लाभ दे सकते हैं, किस तरह से उनको स्वस्थ बना सकते हैं, किस तरह से उनको एक बेहतर जीवन दे सकते हैं। तो हमारे उद्देश्य और उनके उद्देश्य भिन्न हैं, लेकिन उद्देश्य भिन्न होने के बावजूद भी ये जो अस्त्र हैं, इसको आप अस्त्र मानिए, इनको टूल्स मानिए। तो इन टूल्स पे बेहतर पकड़ बिना बनाए बिना हम लोग ये कार्यक्रम को सफल नहीं बना सकते। और अगर हमने ये काम नहीं किया और वो संगठित व्यापारी इसको बेहतर तरीके से कर ले गए, तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि हम लोग जो है, जो जैसा समाज देख रहे हैं कि एक समाज में समानता हो, समाज में समृद्धि हो, वैसा शायद नहीं हो पाएगा। और संसाधन, पैसा, चीजें कुछ चंद लोगों के हाथ में चली जाएंगी और सारी व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से कैपिटलिस्ट हो जाएगी। और जो सेवा भाव और जो सहयोग सहकार की भावना है और उस पर आधारित जो कार्यक्रम है, वो सारे धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे अगर हम फेल हुए तो। इसलिए हमें फेल नहीं होना है, और फेल नहीं होना है उसको सुनिश्चित करने के लिए हमें ये सुनिश्चित करना है कि जो आज के तकनीकें हैं और आज के जो तरीके हैं और जो आने वाले समय की तकनीकें हैं और आने वाले समय के तरीके हैं, उनको हम समझें, जानें और उनका उपयोग करते हुए आगे बढ़ें। तो अब विषय को मैंने थोड़ा और विस्तार दिया है। मैं आग्रह करूंगा सुमेर सिंह जी से कि वो अपने अनुभव बताएं कि कैसे ये जो नए नए चीजें आ रही हैं, इसको वो किस तरह से आंकते हैं, देखते हैं, और क्या इनमें किया जा सकता है। सुमेर सिंह राजौर जी। सभी को प्रणाम। वैसे तो राजा राम जी ने पहले ही बता दिया, हम लोगों की तो बुद्धि सटा गई, अब यंग ब्लड ही बता सकते हैं इसमें ज्यादा। हाँ। क्रेता एवं विक्रेताओं के मध्य स्थायी विश्वास जमाए बिना यह करना संभव नहीं होगा, ऐसा मेरा कहना है। उसके लिए आप क्या प्रयास करते हैं, वो स्थायी होने चाहिए। मैं तो इतना ही जानता हूँ सब। जी। क्रेता और विक्रेताओं के मध्य विश्वास बनाए बिना स्थायी। ये संभव नहीं, स्थायी विश्वास बनाए बिना ये संभव नहीं है। बिल्कुल जैसे मैं सच बात है। जी जी बोलिए। जैसे हम आपने हमें ऑर्डर दिया, ऑनलाइन हम्म। मार्केटिंग से ऑर्डर दिया, हमने आपको माल भेजा। हम्म। अगर आपको पहले से यह पता हो कि उनके यहाँ से जो चीज आएगी, अप्रूव कैसे करते हैं वो अलग चीज है। इसीलिए बार बार मैं उस एपरेटस की एक पार्ट में बात करता हूँ, सब इस तरह का, तो लोगों का विश्वास जम जाएगा। और विश्वास जमने के बाद अगर ने उसने वो चीज यूज ली, और यूज लेने के बाद उसके ब्रेन में फिट हो गई कि उसने जो कुछ कहा है वो अच्छा है, तो आपके लिए वो स्थायी व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। जी। तो ये बिल्कुल सच बात है। अ, इसी पर एक और विचार आता है कि जब क्रेता और विक्रेता के दोनों के मध्य एक आपसी समझ बन जाएगी और विश्वास आ जाएगा, तो वहां पर जो चीजें चलेंगी वो लंबे समय तक चलेंगी, और साथ ही साथ उसका एक अलग ही फायदा रहेगा। अनिल राठी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आदरणीय अनिल जी।
मैं मेरा अपना छोटा सा अनुभव बताना चाहता हूँ भाई साहब। जी। मैंने 5 साल पहले मोरिंगा और कड़ी पत्ते का काम शुरू किया था और मेरे यहाँ 25 मोरिंगा के बड़े झाड़ थे 20 साल पुराने, और फिर मैंने 200 झाड़ और लगाए, पौधे और लगाए, क्या और साहब? मोरिंगा। जी जी, जी, बोलिए, बोलिए, बोलिए। हाँ, मोरिंगा पाउडर का काम मैंने शुरू किया था और कड़ी पत्ते का काम शुरू किया था। तब मेरी अपनी मित्र मंडली मेरे ऊपर हंस रही थी। अब उसका मार्केटिंग का ट्रिक मैंने ये सोचा था कि मोरिंगा में क्या गुण है और कड़ी पत्ते में क्या गुण है। तो वो गुणों को देखा मैंने। पहले तो कुछ हार्ट के डॉक्टरों से मिला, तो डॉक्टर लोगों ने कहा कि भाई आप इसकी कैप्सूल अगर बनाते हैं तो हम आपको आपकी कैप्सूल्स वगैरह लिख सकते हैं, मोरिंगा के बारे में हमको जानकारी है वगैरह वगैरह। फिर आयुर्वेदाचार्यों से मिला तो उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा आजकल लोग ये नहीं लेते हैं, कम पसंद करते हैं। फिर मैं मिला वृद्ध लोगों से। ज्येष्ठ नागरिकों के कई ग्रुप होते हैं, अमरावती में भी कई ग्रुप है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। तो ज्येष्ठ नागरिकों के सम्मेलन में जब मैं गया, उनसे विनती की तो उनको कहा कि भाई बुढ़ापे में सबसे ज्यादा अगर हमको कमी होती है तो वो कैल्शियम की होती है, कि हम अगर कहीं भी गिर जाए तो हमारे हाथ पांव को फ्रैक्चर वगैरह हो सकता है, जख्म हो सकती है। तो इससे अगर बचना है तो आप उम्र के 40वें साल से ही मोरिंगा अगर लेंगे तो आपको फ्रैक्चर के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। आप चाहे तो डॉक्टर से पूछ सकते हैं। आपको बीपी के चांसेस कम होते हैं, आपको ब्लड शुगर वगैरह का अगर है तो वो भी चांसेस कम हो सकते हैं, कंट्रोल में रह सकती है। ऐसे हमने उसके अनगिनत अलग अलग फायदे गिनाए, जो हमने गूगल से ही सारी जानकारी कलेक्ट की थी, कुछ किताबों से भी पढ़ी थी। और फिर धीरे धीरे पहले तो हमने अपने गांव में सिक्का जमाया थोड़ा थोड़ा। शुरुआत हमारी 3 किलो के ऑर्डर से हुई थी, यानी 100-100 ग्राम के हम पहले पैकेट बनाते थे। आज मेरा हर महीने में 200 किलो मोरिंगा पाउडर बिकता है और कड़ी पत्ता पाउडर 350 से 400 किलो बिकता है, हर महीने में बिकता है। तो हम मार्केट को जब देखते हैं, आज मैं फॉरेन में भी एक्सपोर्ट करता हूँ, स्पेशली जर्मनी, नेदरलैंड और फ्रांस में मेरा कड़ी पत्ता पाउडर ज्यादा जाता है। तो आज मैं जब देखता हूँ तो लोगों को भरोसा इसलिए बैठा है क्योंकि मैंने मोरिंगा पाउडर की कुछ प्रोसेसिंग उनको बताई थी कि भाई हम मोरिंगा पाउडर कैसे काटते हैं पौधे से, और उसके बाद में उसको धोते कैसे है, उसके बाद में ड्रायर में कैसे डालते हैं, और ड्रायर के बाद में हम जयपुर की जो हाथ चक्की है, यानी घट्टी, घट्टी आप समझ गए होंगे, हम मराठी जी, में जी। उसको जाता बोलते हैं। तो वो 2 हॉर्स पावर की मशीन पे चलने वाला लो प्रेशर जो मशीन है, उससे हमने पीसना शुरू किया। यानी वो पत्थर रहता है उसमें दोनों के बीच में, तो उससे हमने पीसना शुरू किया था। तो उसमें ऐसा होता है कि उस पाउडर को अगर आप हाथ में भी लेंगे तो आपकी उंगलियों पर की जो रेखाएं हैं वो भी उसमें अंकित हो जाती है, इतना वो महीन पाउडर बन जाता है। और कोल्ड प्रेस होने से उसमें के सारे गुण जो है वो जैसे के वैसे ही रहते हैं, जबकि और बाकी चीजों में वैसे नहीं रहते। बहुत से लोग, कुछ लोग तो ग्रामीण में मिक्सर का प्रयोग करके भी बना लेते हैं, कुछ लोग पल्वराइजर का उपयोग करते हैं, लेकिन पल्वराइजर में भी उतना उपयोगी नहीं होता है जितना हथौड़ा वाला जो पल्वराइजर होता है उसमें। उसमें 75% उसके गुण रहते हैं। तो मैंने जब इस तरह से काम शुरू किया था तो धीरे धीरे मुझे सपोर्ट मिलने लग गया, और ये माउथ पब्लिसिटी से ही मेरा ज्यादा हुआ। जैसे दूसरा एक सहकारी संस्था का एक और उदाहरण देता हूँ, वर्धा का गौ सेवा संघ है जो गोरस पाक बनाता है। ये गोरस पाक वहाँ कई बार उपलब्ध नहीं रहता है, इतना गोरस पाक उनका बिकता है। गाय के दूध से बना हुआ रहता है, उनका घी भी बहुत फेमस है। सप्लाई नहीं कर पाते वो, इतनी उनकी मांग रहती है। अमेजोन पर अभी उन्होंने 2 साल पहले वो गोरस पाक डाला है, विदेशों में काफी गोरस पाक की मांग होती है। 650 रुपए किलो उनका गोरस पाक है। गोरस पाक यानी एक तरह का बिस्किट, जिसको हम बोल सकते हैं ना, नान खटाई वगैरह टाइप का बिस्किट बोल सकते हैं, जिसमें काजू भी रहता है और शुद्ध गाय के घी से बना हुआ रहता है। तो ये दो चीजें ऐसी है जिन्होंने पहले लोकल मार्केट पे कब्जा किया, यानी लोकल मार्केट को कैप्चर किया थोड़ा इधर उधर, और उसके बाद में फिर वो आगे बढ़े। तो ऑनलाइन
फिर धीरे धीरे ऐसा प्रोडक्ट शुरू होता है। हमने भी ऑनलाइन में ही ये सारा काम शुरू किया था। पहले कुछ लोकल लोगों से भी मिले, तब रोज हमें हमारी एक पोस्ट रहती थी, और फिर धीरे धीरे हम 1 साल तो हमने व्यापक अनुभव लोगों के सुनाए लोगों को। उसके बाद में फिर लोगों का विश्वास बढ़ते गया। बस इतना ही कहना था मुझे। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि किस तरह से ऑनलाइन माध्यम से व्यापार को बढ़ाया गया, क्योंकि लोकल मार्केट का पोटेंशियल लिमिटेड होता है। ये सभी लोग जानते हैं कि उसका क्षमता, उसकी धारण की क्षमता सीमित होती है। तो अब किस तरीके से इस टेक्नोलॉजी के दौर में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके और बाकी तरीकों का इस्तेमाल करके अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार किया जा सकता है। और ये जो बात सुमेर सिंह जी ने बताई कि ग्राहक का विश्वास और जो बेच रहा है उसका विश्वास, दोनों का ही विश्वास बना रहे और चीजें बढ़ें, तो वैसी व्यवस्था बनाई जा सकती। तो विषय क्योंकि थोड़ा टेक्नोलॉजी सेंट्रिक भी है और ऑनलाइन की बात हो रही है, तो यहाँ पर कई सारे और साथी जुड़े हुए हैं जो ऑनलाइन पे काम कर रहे हैं। काफ़ी सारे हमारे साथ डॉक्टर सुभाष शलंगे भी जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने भी ऑनलाइन पे बहुत सारा प्रयोग किए हुए हैं। तो डॉक्टर साहब बताएंगे कि वो कौन कौन से प्रयोग हैं जो उन्होंने ऑनलाइन पे किए और लोगों के आर्थिक लाभ को मिला। डॉक्टर सुभाष शलंगे जी। धन्यवाद। हमने ऑनलाइन पे बीज का मार्केटिंग किया है। भारत में सभी स्टेट में हमारा कुदरत नाम का ब्रांड है वाराणसी का, और हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर है डॉक्टर प्रकाश रघुवंशी जी है। और हम कोऑपरेटिव के माध्यम से हमारा जो ललिता ब्रांड है अरहर का, तुअर का, उसका मार्केटिंग हमने पहले कोऑपरेटिव द्वारा किया। बाद में हम अभी गेहूं का मार्केटिंग कोऑपरेटिव द्वारा कर रहे हैं ऑनलाइन। तो हमारा एड रघुवंशी जी के 20 लाख फॉलोअर्स है, और जिस जिले में सेल करना है उस जिले में फेसबुक का सहारा लेते हो, तो फेसबुक सभी गांव गांव तक पहुंचा है, और वहाँ वो ऐड डालते, उनका वीडियो डालते, और फिर हमारे कोऑपरेटिव का नंबर डालते, तो उसी कोऑपरेटिव में हमारी ऑर्डर मिलती। तो आज हमारा बीज डॉक्टर राजाराम यादव जी के पास भी पहुंच गया। यानी हरियाणा में गेहूं का अन्नपूर्णा ब्रांड है हमारा वैरायटी। 12 इंच की ओम भी है उसकी बाली, और 40 से 60 टीलर उसको आते हैं, और 10 किलो बीज लगता है पर एकड़ में। वैसा अनिल जी राठी बोल रहे थे। अनिल जी राठी भी हमारे ऑनलाइन ऑनलाइन के ही कस्टमर है। कल अनिल जी ने भी हमारा 30 किलो जो पुसा मानव करके चना है उसकी वैरायटी का बीज उन्होंने लिया। और शिशिर सोमानी जी है, उन्होंने भी हमारा देशी बीज ऑनलाइन से बेंगलोर बुलाया। तो पूरे भारत में हमारा जो देशी बीज है उसका मार्केटिंग हम ऑनलाइन से करते हैं। सुमेर सिंह जी को भी हमने 10 किलो बीज भेजा है, आज नहीं तो कल उनको मिल जाएगा। अन्नपूर्णा का जो वैरायटी है हमारी सबसे अच्छी और देश में चलने वाली देशी वैरायटी है। एक बार ले 25 साल इसको चलाओ, दूसरा बीज परचेस करने की जरूरत नहीं। और ये काम हम ऑनलाइन द्वारा बीज का काम कर रहे हैं, और इसमें हमारा लगभग इस साल 10 लाख का सेल हो चुका है। नागपुर कोऑपरेटिव, वर्धा कोऑपरेटिव, जलगांव कोऑपरेटिव, अमरावती कोऑपरेटिव, 4-5 कोऑपरेटिव द्वारा ये कार्यक्रम हमने किया। महाराष्ट्र में किया और बाहर भी किया।
आंध्रा में भी हमारा माल बहुत गया, तमिलनाडु में माल गया, और उत्तर प्रदेश का बीज है हमारा, लेकिन उत्तर प्रदेश को भी हमने जलगांव से बीज भेजा पोस्ट द्वारा। हम ये सारा पोस्ट द्वारा माल भेजते, पोस्ट इंडियन पोस्ट द्वारा ये माल भेजते, तो वो भी फायदा हमें होता है। या रायपुर में भी हमारा मिलेट्स का माल ऑनलाइन द्वारा चला गया। ऑनलाइन के बहुत सारे फायदे हैं, एक दूसरे को जल्दी लोग मिल जाते, और लोगों की जो डिमांड है वो पूरी की जाती, और तुरंत माल मिल जाता है। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर सुभाष नालंगे जी। तो इस तरह से आप लोगों ने ये नालंगे जी के अनुभव सुने कि किस तरह से बीज की मार्केटिंग ऑनलाइन माध्यम से हो रही है, और अच्छे बीज, देसी बीज लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। अभी इस पे बहुत सारा काम किया जाना बाकी है, जो कि जल्द ही शायद कहीं सुनाई पड़ जाए आपको। अभी ये जो पूरा एक व्यवस्था है, ये कोऑपरेशन एमंग्स कोऑपरेटिव के तौर पर चलाई जाने की प्रयास है कि देश भर में जितने भी लोग हैं उनके बीच में आपसी सामंजस्य कैसे बढ़ाते हुए और हम लोग इसको अ, एक देशव्यापी, विश्वव्यापी अभियान के तौर पे चलाएं। और कोऑपरेशन अमंग्स कोऑपरेटिव मतलब कि कोऑपरेटिव संस्थाओं के मध्य आपसी बेहतर तालमेल, बेहतर संवाद कैसे बने। तो एक बात ये है, और दूसरा है कि ऑनलाइन का इस्तेमाल करते हुए हम कैसे जन जन तक पहुंचे। ये ऑनलाइन एक माध्यम है, ऐसे ही बहुत सारे और भी माध्यम हैं, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम पे क्योंकि आज चर्चा हो रही है, तो ऑनलाइन का उपयोग करते हुए हम किस तरह से जन जन तक पहुंचे, ये दूसरा इसका विषय है। तो अब मैं अन्य साथियों को बुलाऊंगा जो इस दिशा में सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं और चीज़ों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच में डॉक्टर प्रोफेसर अरुण तिवारी जी हैं। तो वो झारखंड में जो इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, जो सहकार के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में ऑनलाइन का उपयोग करते हुए लोग अपने उत्पादों का उचित लाभ ले पा रहे हैं, वैल्यू एडिशन हो रहे हैं, उसको सीधे जनता तक पहुंचाया जा रहा है। इसके जो आपके समक्ष अनुभव हैं और जो चीजें हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं। प्रोफेसर अरुण तिवारी जी, पलामू, झारखंड से। प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर साहब, आपको आवाज आ रही है? प्रोफेसर साहब, शायद आवाज नहीं आ रही, कुछ नेटवर्क का इश्यू है। मैं हमारे दूसरे साथी को आमंत्रित करता हूँ। जीवेश पांडे जी, आपके यहाँ छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन का किस तरह से उपयोग किसान, उत्पादक, सहकारी संस्थाएं, स्वयंसेवी संस्थाएं किस प्रकार से कर रहे हैं, थोड़ा बताएंगे? जीवेश पांडे जी। मदन लाल जी, हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार से गौशालाएं और जो किसान है इसका ऑनलाइन का उपयोग कर रहे हैं, इसके माध्यम से अपनी आय बढ़ाने का रास्ता निकाल रहे हैं, कृपया बताइए मदन लाल जी। हिमाचल में तो अभी टोटल जो है ना 260 के करीब जो है ना गौशालाएं हैं और गौसदन है। गौशाला और गौसदन को मिलाकर टोटल 260 के करीब है। और जो भी संचालक है वो हर तरफ से अपनी गौशालाओं या गौसदनों को ठीक तरीके से जो है चलाया रहे हैं, और सरकार जो है वो भी मदद कर रही है। तो मेन है कि जो मैं चाहता हूँ कि जो जितनी गौशाला गौसदन वो आत्मनिर्भर बने, तो इसके लिए वो कुछ गौसदन जो है ना, गौशाला जो है
वो प्रोडक्ट तैयार कर रही है, जैसे गौमूत्र कार्क और दूसरा गौ फनाइल जो है वही के जो सरकारी ऑफिस है उसमें भी वो सप्लाई दे रहे हैं, तो उससे भी उनको इनकम हो रही है। बाकी वर्मी कंपोस्ट के ऊपर जो ज्यादा जोर दे रखा है, तो कम से कम वर्मी कंपोस्ट में कम से कम 130 के करीब गौशाला जो है ना गौशाला जो है चला रही है, और उसमें वो 12 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से जो है ना वर्मी कंपोस्ट जो है सप्लाई किए जा रहा है। तो इससे काफी आमदनी के चांस हैं, और किसी किस्म की वो सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं है गौशाला है। अगर गवर्नमेंट देती है तभी ठीक है, ना देते तो भी चला हुआ, क्योंकि जो एम्प्लॉइज हैं जो काम कर रहे हैं, सेवादार जो है वो अपनी तरफ से पूरा गौशालाएं गौशाला पूरा अपना योगदान कर रहे हैं, पूरा श्रम दान कर रहे हैं। तो उनको जो है मासिक जो वेतन जो है वो भी जो इनकम जो है वर्मी कंपोस्ट से या दूसरे प्रोडक्ट से जो है ना पूरा उसी से हो जाता है खर्चा। और बाकी डोनर भी काफी है जो कि काफी सहयोग दे रहे हैं, तो इससे भी काफी काम चल रहा है। उम्मीद है कि जो स्ट्रे कैटल है बाहर सड़कों में घूम रहा है, उसी के लिए थोड़ा सा सारा ये प्रोग्राम जो है अभी ये सरकार जो कर रही है, इसमें अभी 1000 रुपया जो ना 12 पहले था 700 रुपया 500 रुपया, अब 1200 रुपया ने अक्टूबर महीने से जो है ना हर पशु के ऊपर जो है गौ वंश के ऊपर देने के लिए जो है ना ये नोटिफिकेशन होगी। और ये नोटिफिकेशन जो है 1 अक्टूबर से जो है जो पैसा जो है इन गौशालों के गौशालों को मिलेगा, इससे कि इससे और अच्छा उनको सहयोग मिल जाएगा। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि गौशालों में जो है अपने ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट तैयार करें। बाकी मार्केटिंग की कोई बात नहीं, मार्केटिंग स्वतः बन जाती है, क्योंकि जब हमारे प्रोडक्ट अच्छे होंगे और उनकी बिल्कुल गुणवत्ता होगी तो स्वतः ही जो है लोगों की काफी डिमांड होगी। तो मैं तो अपने इसमें गौ वर्क का भी कर रहा हूँ काम, और वर्मी कंपोस्ट का भी काम कर रहे हैं। बाकी ग्रो बैग होते हैं जिसमें पौधे लगाए जाते हैं, तो ग्रो बैग भी जो है वो भी तैयार किए जा रहे हैं। तो ग्रो बैग भी काफी मात्रा में जो है हमारे जो किसान लोग जो हैं जिन्होंने पौधारोपण करना होता भी, बरसात के दिनों में काफी पौधारोपण किया गया, तो उसमें काफी ग्रो बैग जो नहीं कई गौशालों की जो ना अच्छे तरीके से उनके बिके और बड़ा अच्छा प्रॉफिट हुआ उनको। तो ऐसा है कि हम तो चाहते हैं कि गाय जो है वो तो खुद किसी के ऊपर निर्भर नहीं करती है, किसी के ऊपर वो डिपेंड है नहीं, ऐसी नहीं है। गाय अपना खर्चा खुद निकालती है, अपना खर्चा गाय खुद निकाल सकती है ना, ऐसी बात नहीं। ये तो हमें उसको ठीक तरीके से पालना है, उसकी देख रेख करनी है, उसकी खाने की चारे की व्यवस्था जो है कुछ करनी है। तो कई गायें जो है गौशालाओं में मिल्की भी हो रही हैं, मिल्की हो रही है, उससे तो दूध की भी मुख्य इनकम बात हो ये रही निकल के आई कि जो ऑनलाइन प्रचार प्रसार और मार्केटिंग के माध्यम से जी गौशालाओं की आय को बढ़ाया जा सकता है, जी और जी प्रत्येक गाय चाहे वो दूध देने वाली हो या ना हाँ दूध देने वाली हो, हाँ उसको आत्मनिर्भर और गौशाला को आत्मनिर्भर बनाते हुए और हाँ वहां पर एक आदर्श गौशाला स्थापित की जा सकती है, अगर ऑनलाइन हाँ आदर्श यदि गौशाला सही स्थापित से की जा सकती है। ठीक ठीक सर सही जी। काम हो रहा है तो मैं आग्रह करूंगा आदरणीय अरुण जी त्रिपाठी जी, जी तिवारी जी, प्रोफेसर साहब से, हाँ कि हाँ जो पलामू झारखंड में जो इस विषय में काम हो रहे हैं, ऑनलाइन के क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं, उसके हाँ बारे में थोड़ा। अरुण जी, आपको आवाज आ रही है? अरुण जी, धनंजय सिंह जी, उन्नाव और उन्नाव के आसपास ऑनलाइन का क्या उपयोग हो रहा है? जैसे उन्नाव फेमस है आम के लिए, तो क्या आम उत्पादकों द्वारा ऑनलाइन कुछ सिस्टम बनाए गए, या फिर साथ ही साथ ये जो कृषि उत्पादक और जो सहकारिता समूह है ये ऑनलाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं? हेलो।
जी, अरुण जी। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। जी। सुनाई पड़ रही है ना? जी, जी, चलो। आवाज़ आ रही है। जी, जी जी, सबों को जोहार। ये जोहार। हाँ, हमारे झारखंड में स्पेसिफाई अभी कल ही हम लोगों ने VLW और चौकीदार को प्रशिक्षण दिया इस मामले में कि आप जैविक खेती करें। तो जैविक खेती में जहाँ तक वर्मी कंपोस्ट की बात हो रही है और उन्नत किस्म की बीज की बात हो रही है, तो अभी हमारे यहाँ नंगे पहाड़ बहुत ज़्यादा है जिसमें वन नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, पहाड़ उजड़ रहे हैं। वहाँ हमने जेट्रोपा और शरीफा का पौधा लगाने का काम किया है। साथ साथ इन क्षेत्रों में विशेषकर हमारे झारखंड में नीलगाय का प्रकोप है। तो नीलगाय का प्रकोप है तो इसके लिए मैंने ऑनलाइन सूरजमुखी का बीज मंगा करके ये लोगों को बताया कि भाई आप बाउंड्री लाइन पर अगर सूरजमुखी लगाते हैं तो उसके सुगंधित गंध से नीलगाय काफी दूर भागते हैं। अब ऑनलाइन की जहाँ तक बात है, ऑनलाइन के क्रम में हमारे यहाँ भी काफ़ी रिचेज गौशाला है, श्री गौशाला के नाम से इसको करते हैं। ये जिला स्तर पर भी है, गांव में भी लोग गौशाला जो है सो चालू किए हैं या लोगों के पास है, जिससे हम लोग गौ से गौमूत्र और गोबर से अगरबत्ती और गोबर पेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं। गोबर पेंट ऐसा पेंट है जो कि आम इधर जो बार्गर और सारी चल रही हैं उससे कीटनाशक और ये सारी जो है व्यवस्था है। हमने हमारे यहाँ 2 जगह सरायकेला और पलामू में हमने गोबर पेंट बनाना शुरू किया है। ये ज़्यादा मार्केटिंग हम लोग ऑनलाइन ही जैसे लोगों को उपलब्ध कराते हैं। ये गोबर पेंट इस तरह का पेंट है जिसमें पेंट करने के बाद घर में कीटाणु या ये जो हम लोग देखते हैं छिपकली और ये अथी का प्रकोप ज़्यादा होता है, सब उससे नहीं हो पाता है। वो एंटीबायोटिक है। उसमें भी 2 तरह का पेंट हम लोग बना रहे हैं, इंटीरियर और आउटसाइड का। भीतर का अलग पेंट है, बाहर बाहर जो फेस में हमको करना है वो अलग पेंट है। इससे बहुत सारे जहरीले और कीड़े मकोड़े जो हैं घर में प्रवेश नहीं करते हैं। लेकिन ये ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन मार्केटिंग में भी हम लोग करते हैं। दोनों जगह हम लोग इसको किए हैं। जहाँ तक ऑनलाइन की बात है तो ऑनलाइन से ये सुविधा जरूर हुई कि घर बैठे हमें ससमय वो सामग्री प्राप्त हो जाती है। मार्केटिंग है जहाँ तक, तो ये सुविधा हम किसानों को दे पा रहे हैं। वर्मी का हमारे यहाँ केचुआ खाद बन रहा है, हमारे यहाँ गोबर से अगरबत्ती बना रहे हैं, गौमूत्र से हमने इस तरह से मैंने कीटनाशक दवा बनाना शुरू किया है ऑलरेडी जो है पौधों के लिए। तो इस वर्ष से हमारी प्लान है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को हम लोग इसकी उन्नत किस्म की चीज़ समय पहुँचाएं। ऑनलाइन में हम लोग देख पा रहे हैं कि जो मांग हो रही है उसके अनुसार लोग प्रोडक्ट वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी ऑफ नेचर के थ्रू किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ नेचर के थ्रू ही 8 गौशाला इन क्षेत्रों में संचालित हो रहे हैं। गवर्नमेंट से झारखंड सरकार भी प्रति गाय के प्रति 100 रुपए का अनुदान देती है, जो कि कम है, और उस पर काम किया जा रहा है। जो हमारे रिसर्चर हैं, PhD वाले होल्डर जो छात्र हैं, बहुत सारे उन लोगों ने जो है यहाँ के परिप्रेक्ष्य में जो है गौवंश पर जो है शोध काम भी उन्होंने चालू किया है। स्पेसिफाई ग्रामीणों के लिए और किसानों के लिए गौ का अगरबत्ती जो है एंटीबायोटिक है, हार्मलेस है। ये काम जो सो हमारे यहाँ शुरू किया जा रहा है। तो ऑनलाइन मार्केटिंग जहाँ प्रोसेस है, ऑनलाइन से सुविधाएं जो है सो आम जनों तक मिल पा रही है, चाहे जिस रूप में हो। ऑफलाइन में थोड़ी थोड़ी जो दिक्कतें हो रही थी मार्केटिंग को लेकर के, अब ये कठिनाई कि हम डिपेंड होते थे पोस्ट ऑफिस से या हम लोग कुरियर से भेजते थे, लेकिन अब ये सुविधा हो गई है कि उनके घर तक ये सामग्री ससमय मिल पा रही है। ये 3 प्रोडक्ट जो है सो हमारे यहाँ काफ़ी बढ़िया जैसे उत्पाद किए जा रहे हैं गौशाला के माध्यम से, कुछ फार्मर ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से ये कर रहे हैं हम लोग। जी। तो इससे ये समझ में आया कि चाहे वो पलामू हो या फिर दिल्ली हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो कोई छोटा शहर हो, हर जगह ऑनलाइन का पहुंच हो चुकी है और वो कस्टमर साइड पर
मतलब उपभोक्ता साइड पर, और साथ ही साथ उत्पादक और जो उसको बेच रहा है, उस दोनों ही तरफ पर इसका उपयुक्त उपयोग हो रहा है। उपयोग हो रहा है। ऑनलाइन पशु बाजार का मैंने कहीं एक देखा था। अब देखिए क्या क्या हो सकता है, ऑनलाइन बीज बाजार, ऑनलाइन कृषि बाजार, जी पशु बाजार, इन सब पे काफी काम किया जा सकता है। जी, मैं पुस्तक ये ये ऐसा विषय है जिन पर अगर हम लोग सोचें तो काफी कुछ हो सकता है, और साथ ही साथ इसका फल भी मिलेगा। तो विषय क्योंकि बहुत बड़ा है, और जी जी आ, मैं अलका दीदी के बारे में बताऊं, जब भारत में कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर के लिए एक संस्था बनाई गई, उसको नाम दिया गया सीडेक। तो कंप्यूटर के रिसर्च और उसके प्रचार प्रसार के लिए एक सीडेक संस्था बनाई गई, उसकी ये अलका दीदी डायरेक्टर होती थी। और कंप्यूटर को भारत में जो काम करने वाले जो शुरू के लोग थे उनमें से ये थी। जी जी तो वो हमारे साथ रोज कार्यक्रम में रहती हैं। और अब मामला ऑनलाइन, और ऑनलाइन से भी आगे पर्सनलाइज मार्केटिंग और लोकलाइज और हाइपर लोकलाइज मार्केटिंग और क्विक कॉमर्स तक आ चुका है। तो ऐसी स्थिति में जो टेक्नोलॉजी ने जिस तरह से आम जीवन में दखल बनाई है, और जिस तरीके से सेवा क्षेत्र और उत्पादन क्षेत्र में इसका उपयोग दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो इसका क्या भविष्य देखती हैं, इसके बारे में अलका दीदी थोड़ा बताएं कि क्या भविष्य रहने वाला है, और साथ ही साथ हमें किस तरीके से इसका उपयोग करना चाहिए ताकि हम ये जो स्थापित जो ऑर्गेनाइज प्लेयर हैं उनसे हम मुकाबला कर सके। अलका दीदी। ओम शांति। मुझे लगता है कि जैसा कि मैंने जब शुरू किया काम, तब हमने पहले तो विंडो से लिनक्स पे सब कुछ लेके जाना चला। इसका कारण एक था कि हमें बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं बनानी, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम होने से और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होने से और किसको भी उसका पता नहीं चलता है कि अंदर क्या है, पारदर्शिता नहीं होती है, और सबको नहीं समझता है। जो प्रोग्रामर होता है वो चला जाता है और नॉलेज सब उसके ही मन में होता है। इसलिए ये जो लिनक्स जो अभी एंड्रॉइड के स्वरूप में आई है, वो इतनी पॉपुलर हो गई, उसका एक कारण था कि वो बहुत सिंपल थी। छोटे छोटे कंपोनेंट्स करते थे, और छोटे छोटे कंपोनेंट्स जो अपने को पता है उनको मिलाकर कॉम्प्लेक्स सिस्टम होती थी और सबको समझती थी। तो अभी मुझे लगता है कि जैसा इंडस्ट्रियलाइजेशन का जैसा निगेटिव इफेक्ट होता है, वैसा ही कंप्यूटर में कॉम्प्लेक्स सिस्टम ज्यादा करने से उसका निगेटिव इफेक्ट हो सकता है। तो उसके लिए हमें बहुत सिंपल करना है। जैसा कि सिंपल, मैं तो सोचती हूँ कि सभी जगह सिर्फ रिलेशनल डेटाबेस से भी काम चल सकता है। रिलेशनल डेटाबेस इज नथिंग but it is like our tables, 2 by 2 tables or 3 by 3 tables, you can see. तो टेबुलर फॉर्म में सबको समझता ही है ना। और वो ओनली थिंग इज वी हैव टू मेक द सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, क्योंकि एक जगह सभी डेटा रखना भी इतना अच्छा नहीं है। हर एक की डेटा उसके उसके पास होगी, और वंस इन अ वाइल वो डेटा दूसरे भी उससे देख सकते हैं, बट फिर सेंट्रल स्टोरेज पे वो डेटा जाएगी। तो रिलेशनल सिंपल रिलेशनल डेटाबेस करने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे। दूसरी चीज क्या है, ह्यूमन बींग्स को विजुअल रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगता है। विजुअल मीन्स क्या कि सपोज यू इमेजिन, एंड ये मेरा ही, मैं यही कल्पना से बहुत दिन से सोच रही थी
कि हर एक पर्सन को एक ही यूनिक आईडी होनी चाहिए वर्ल्ड में, क्योंकि अगर हमें रियलिटी से मैपिंग करना है, अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे कौन सा भी नंबर, कौन सा भी नेम, और इतना सारा होता है। उसके बदले हमें ऐसा डेटाबेस निर्माण करना है कि हर एक आदमी को यूनिक आईडी मिलेगी। और वो यूनिक आईडी कैसी मिलेगी? तो जो रियलिटी है, रियलिटी में क्या है, अपने पास हर एक, लेट्स से कंट्री है, कंट्री के नीचे प्रांत है, प्रांत के नीचे जिला है, जिले के नीचे ब्लॉक है, और ब्लॉक के नीचे विलेज है। तो ये तो यूनिक है ना। और वो विलेज का हर एक आदमी वो भी यूनिक हो सकता है। सपोज दोनों का सेम ही नाम है तो उसको 1 और 2 दे सकते हैं, बट अदरवाइज तो हर एक आदमी को ऐसी यूनिक आईडी देके हम अगर वो रिप्रेजेंटेशन करेंगे, वैसे ही हर एक विलेज को यूनिक आईडी देंगे और उसको मैप के सहारे दिखाई देंगे। मैप के सहारे मीन्स वो विजुअल हो सकता है। सो ये सपोज ये जैसे कि अपना मैपिंग होता है ट्रेवलिंग के लिए, कार के लिए रास्ते दिखाता है, वैसा ही ये पूरे भारत का नकाशा होगा और उसमें हर एक स्टेट का होगा और हर एक स्टेट के अंदर हर एक डिस्ट्रिक्ट का होगा, डिस्ट्रिक्ट के अंदर ब्लॉक का होगा और हर एक विलेज दिखाई देगा। और ये सभी पूरे देश के लिए ये नेटवर्क होना चाहिए। तो हमें किसी की भी याद रखने की कि इसका ईमेल क्या है, इसका ये क्या है, कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दैट इज द बेस, रियलिटी बेस। और फिर उसमें से वो विलेज जब हम देखते हैं, अगर वो विलेज की आपको इंफॉर्मेशन चाहिए कि वो विलेज में क्या क्या बना है, क्या क्या ये किया है, कौन से मार्केटिंग के लिए, कि कितनी चीजें है, कितनी चीजें वो बेचना चाहता है और कितनी चीजें वो लेना चाहता है, उनकी सिंपल लिस्ट रिलेशनल बेसिस। तो कोई भी सीधा वो विलेज पे ये करके देख सकता है वो डेटा, वो विलेज की। और सिंपल इवन पासिंग द डेटा, ये कुछ चाहिए मैसेजेस वगैरह बहुत सारा इजी हो जाएगा। कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि रियलिटी से मैपिंग हो जाएगा। अभी का जो नेटवर्क है उसमें हमें बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि वो रियलिटी से संबंधित नहीं है। दूसरी चीज है वो सेफ भी नहीं है, एटलीस्ट फॉर पैसे के लिए वो सेफ नहीं है क्योंकि कोई भी किसी के भी नाम से कुछ भी कर सकता है और नेटवर्क में उसके लिए कुछ भी प्रबंध नहीं है, तो वो भी निकल जाएगा। और नेचुरल मैपिंग फ्रॉम द रियलिटी टू द कंप्यूटर, ऐसा सिंपल हो सकता है। और हमारे यहाँ हम लोगों ने तो ऐसे प्रोग्राम्स भी बनाए थे, उसके ऊपर भी रिसर्च चलता था कि जो आपको ही सपोज एक गांव है तो हर एक गांव में कौन सी डेटा होगी, तो हर एक गांव का एक तो नक्शा होगा, उसमें कौन उसकी जगह कैसी है, उसमें कितनी ऊंचाई की जगह है, कितने जगह पानी सेव कर सकते हैं, मीन्स लेक्स निर्माण कर सकते हैं वगैरह वगैरह, उसको कॉन्टूर मैपिंग कहते हैं। तो वो भी होगा। और ऐसा जो अगर हमें मिलेगा पूरा हर एक विलेज का प्लान, तो विलेज की मैनेजमेंट भी इजी हो जाएगी और कम्युनिकेशन भी इजी हो जाएगा। अगर हर एक आदमी को एक यूनिक आईडी मिलेगी
तो किसी के भी ईमेल देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो रियलिटी में आदमी को आदमी करके ही पहचानते हैं। जैसा कि ये आदमी XYZ अलका फ्रॉम पुणे फॉर एग्जाम्पल, तो अलका फ्रॉम पुणे तो नहीं हो सकता है, बट वो विलेज का कौन सा घर है उसमें से यूनिक नेम नहीं मिल सकता है ना? और उतना सर्च कर सकते हैं, उतना सर्च कर सकते हैं। तो हमें देखिए, हरेक को मैं थोड़ा इसको रोकूंगा। क्या है ना कि ये डिस्कशन बहुत टेक्निकल हो गया, जबकि हमारी ऑडियंस जो है वो टेक्निकल नहीं है। तो ओके ओके, हम सिंपल कर लेते हैं ठीक इसको। है ठीक है अभी फिलहाल ठीक है। हम हमारे जो साथी है, अगर कोई भी विचार रखना चाहते हैं तो अभी हमारे पास कुछ मिनट हैं, अच्छा पे रख अच्छा, सकते हैं। अपना हैंड रेज करें या अपने को अनम्यूट करके बात रखें। और अलका दीदी ने बहुत ज्यादा टेक्निकल कर दिया, तो उसके लिए मैं अलग से, अगर अरे कोई भी, तो वो हम लोग ठीक अलग है से ठीक है, अलग से पूछ सकते हाँ हैं। ठीक है, तो सभी लोग, ओके आप ठीक है। किसी को कोई प्रश्न विचार है तो वो रख सकता है, और अपने को हैंड रेस करके या सीधे अनम्यूट करके प्रश्न कर सकता है। मैं नाम बोल देता हूँ। बलदेव जी, धनंजय जी, गोपाल जी, जीवेश पांडे जी, मदन मोहन जी, सुमेश सिंह जी, दीपक अग्रवाल जी। कोई भी प्रश्न, कोई भी बात, क्योंकि समय कम कर दिया गया है कार्यक्रम का, और हमारा प्रयास ये होता है कि 9:15 पर ही हम इसको वाइंड अप करने लगे। सर्दी बढ़ चुकी है और सभी लोग जल्दी सो जाएं और जल्दी उठें, ताकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे और सुबह का हम भरपूर लाभ ले पाएं। इस प्रयास में ये थोड़ा सा 15 मिनट का और शिफ्ट किया गया है। अभिषेक जी, एक पॉइंट शायद मिस हो रहा है। जी मैं उसको उसको ऐड करने की कोशिश करता हूँ। जी। वो पॉइंट है कि ग्राहक हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, कंज्यूमर हो गया, ऑनलाइन हो गई या ऑफलाइन मार्केटिंग हो गई, ऑनलाइन हो गई या ऑफलाइन सर्विसेज हो गई। ये पॉइंट हमने वो डिस्कस कर लिया, कैसे ग्राहक को क्या करते हैं, और बीच में आ गई है ऑनलाइन की अलग अलग टेक्निक। आगे तो एआई आ रही है, वो हम्म इसको और भी आगे बढ़ाएगी। इसमें जो पॉइंट रहा है ग्राहक और कंज्यूमर का जो रिलेशन रहा है, उसमें भी रजावत जी ने बड़ा अच्छा पॉइंट बता दिया, विश्वास पैदा करना है। विश्वास कैसे होगा? इसमें जो पॉइंट मिसिंग हो रहा है, सभी ने बताया है कि हमें जो जो प्रोडक्ट दे रहे हैं, ऑनलाइन करो या ऑफलाइन करो, उसको कैसे लॉन्गिविटी और कैसे चलेंगे, तो ये एक शुद्धता का पॉइंट रह गया कि हम प्रोडक्ट को जब तक उसको शुद्ध नहीं रखेंगे, उसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं करेंगे कांस्टेंट, तब तक हर जगह दिक्कत आएगी। स्पेशली ऐसा आज ऑनलाइन में ज्यादा हो रहा है कि प्रोडक्ट शुरुआत में करते हैं, फिर उसमें वो शुद्धता नहीं रहती जो होनी चाहिए। तो शुद्धता मेंटेन करना हमारे जो समितियों का जो है, जैसे नालंगी साहब ने बताया गेहूं का, अन्नपूर्णा का बीज, वो अभी तक उसको लॉन्ग टर्म के लिए वही क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं। अनिल जी ने बताया कि हम मोरिंगा और कड़ी पत्ता का, ये उसका प्रोडक्ट का क्वालिटी मेंटेन करके और फिर आगे देशों में विदेशों में भी जा रहे हैं। तो ये पॉइंट इसमें जोड़ने की जरूरत है, शुद्धता, प्योरिटी और उसकी मेंटेन करना, ये भी जरूरी है। धन्यवाद। जी। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, शुद्धता, सही मूल्य और सही सेवा, क्योंकि जो सेवा क्षेत्र होता है उसमें आफ्टर सर्विस भी काम करती है। तो सही सेवा, ये कुछ फंडामेंटल है किसी भी तरीके से ग्राहक के मध्य अपने अ, उत्पाद की या अपने सेवा की अच्छी छवि बनाने के लिए और एक अच्छा ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए, अच्छे तौर पर अपने को स्थापित करने के लिए। तो ऑनलाइन में जैसे अगर हम बात करें, इनकी एक रिफंड पॉलिसी होती है। वो रिफंड पॉलिसी क्या होती है कि अगर ग्राहक को कोई भी उत्पाद जो भेजा गया है वो पसंद नहीं आया,
तो वो उसमें तुरंत जाकर क्लेम कर सकता है, वो कारण बता सकता है और उसका रिफंड कर सकता है, और वो रिफंड हो जाता है, वो वापस हो जाता है, और उसकी जगह पे उसको पैसा मिल जाता है, या फिर उसकी जगह पे कोई दूसरा उत्पाद वो ले सकता है। तो आ, ये एक विषय है, और इन सब चीज़ों के सहायता से ही ये ऑनलाइन ब्रांड और ऑनलाइन चीज़ें सुचारू रूप से चलाई जा सकती हैं। अगर इनमें से किसी में भी एक अ, गड़बड़ी हुई तो शायद वो चीज़ें चल नहीं पाएंगी। जैसे अभी अ, अनिल जी ने बताया था कि वो लोग उत्पादों की टेस्टिंग करते हैं, और वो टेस्टिंग के बाद ही फिर इसके बाद उसको वो उसको करते हैं। तो ये सारे विषय हैं, महत्वपूर्ण हैं। और एक और इसका एक तरीका होता है, तो तरीका ये होता है कि जो उसमें रिटेलर या जो उसमें सर्विस प्रोवाइडर जुड़े हुए होते हैं, तो ये उनकी ऑब्लिगेशन होती है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो इन पॉलिसीज पे काम करें। रिटर्न पॉलिसी पे जो रिटर्न जाता है वो डायरेक्ट उस रिसेलर को या उस उत्पादक को जाता है जिसने वहां पर उस प्लेटफॉर्म में वो माल रखा हुआ होता है। तो ये कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म जो होता है उसके लिए जवाबदेह नहीं होता है, और इसी तरह की व्यवस्था अभी चल रही है। तो इसी तरह की व्यवस्था पे काम करना शायद संभव भी है, और दूसरी में नहीं संभव हो पाया, इसलिए नहीं। तो उमेश सिंह जी, आखिरी में कुछ आप कहना चाहते हैं? हाँ सब, ये सब उपभोक्ता और क्रेता के मध्य कनेक्टिविटी डेवलप कैसे? कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी तो यही है ना। में कैसे डेवलप? कनेक्टिविटी देखिए, मतलब कई लोग तो कनेक्टिविटी जैसे विज्ञापन के माध्यम से करते हैं या कुछ चीज दिखाते हैं, कहीं कनेक्टिविटी डेवलप करने के लिए तो जैसे अभी इन्होंने बताया कि हमने शुरू में ऐसा किया कि फला फला से गैर ये गुणवत्ता का बखान किया, उनको बताया, इससे तो कनेक्टिविटी तो डेवलप करनी होगी ना साहब आपको आपके। हाँ, तो कनेक्टिविटी के लिए तो ये क्या है, एक तरह की मार्केटिंग ही है। अब मार्केटिंग चाहे वो वर्ड ऑफ माउथ हो, स्वयं से की जाए, दूसरों के माध्यम से कराई जाए, ऑनलाइन कराई जाए, होर्डिंग बैनर पोस्टर लगा के कराई जाए, या फिर कस्टमर के माध्यम से हो कि आपने एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाया है, उसको टेस्ट करना चाहिए। लोग भी करते हैं ना आपकी मार्केटिंग। तो इस हाँ तरह से ये तो कुल मिलाकर स्वयं से और दूसरों द्वारा जो अनुभव हैं उनके आधार पर ये चीजें आगे बढ़ती हैं। प्रक्रिया लंबी है, एक मतलब समय लगता है हर चीज में, इन सब चीजों में। एक ब्रांड वैल्यू होती है, जो मार्केटिंग होती है, इसके लिए एक उतना ही टाइम लगता है जितना उसको उत्पादन में उगाने में, या कई बार तो उससे ज्यादा लगता है, और ज्यादा मेहनत लगती है। तो जो मतलब एक बिजनेस के जो बेसिक फंडामेंटल हैं वो सारे काम आएंगे इसमें, और उसी चश्मे से, उसी तरीके से इसको देखना है और आगे बढ़ाना है। समय हो रहा है। किसी अन्य साथी का अंतिम प्रश्न या विचार वो बोल सकता है, कह सकता है, नहीं तो हम लोग इसको समाप्त करेंगे। और कल जो है, कल हमारा एजुकेशन हेल्थ केयर पे चर्चा रहेगी। तो कोई और साथी? तो मैं आग्रह करूंगा मदन मोहन जी से कि मदन मोहन जी आए और इस कार्यक्रम का समापन करें। आदरणीय मदन मोहन जी। नमस्कार जी। इसमें मैं एक और पॉइंट रखना चाहता हूं कि अगर गांधी जी आज जीवित होते और ऑनलाइन का जमाना आ गया है, तो गांधी जी इसका कैसे करते हैं, थोड़ा सा आप उसको विजुलाइज करके बताइए और कार्यक्रम को समापन करिए। बिल्कुल, अभी मैं अलका जी को थोड़ी देर से ही सुना आखिर में, और अलका जी ने एक यूनिक आईडी की बात की सबके लिए, लेकिन जी आधार के नाम पर यूनिक आईडी ऑलरेडी भारत में सबके लिए लगभग एस्टेब्लिश्ड है। यदि इसको प्लेस और लोकेशन से जोड़ना है तो उसको जोड़ा जा सकता है। ईमेल आईडी को भी
आधार कार्ड से जोड़ा जा सकता है। मेरे को उनकी बात के अंदर से ये 2 बात समझ में आई। अब रही बात महात्मा गांधी जी एक चाहते थे एक्ट लोकली थिंक ग्लोबली। तो हमको अपने क्षेत्र में लोकली काम करके लोकली अपने क्षेत्र की जनता का भविष्य जो है भाग्य विधाता बनेंगे, तो विश्व के भी भाग्य विधाता बनेंगे। यदि हम अपने भाग्य विधाता को दूसरे को किसी को वैश्वीकरण के क्षेत्र में बनाएंगे, तो मेरे ख्याल से ना तो भारत का उद्धार होगा, ना विश्व का उद्धार होगा। भारत की संस्कृति जो है वैश्विक है और इस वैश्विक संस्कृति को पूरे विश्व में लागू करने के लिए आज वातावरण बन ही रहा है। जिस तरीके से जो यूनिपोलर वर्ल्ड था, वर्ल्ड बैंक, WHO, यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से वह वैश्वीकरण की तरफ जा रहा है और रीलोकलाइजेशन के महत्व को भी हम सब समझ रहे हैं। मुझे जल्दी ही उम्मीद है कि भारतवर्ष के संविधान के 73 और 74वें अनुच्छेद की आत्मा का पुनर्जागरण होगा और भारत जो है इस कदम पर आगे बढ़ेगा। धन्यवाद, शुभकामनाएं। बहुत बहुत अच्छा लगा। मैंने देर से जोड़ा लेकिन अच्छा समझ में आया। बहुत अच्छी दिशा में हम जा रहे हैं सब मिलकर। जी, गांधी जी के जो सपने हैं उसी को पूरा करने के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। और एक्ट लेफ्टली का मतलब है कि हम लोग ब्लॉक और विलेज अडॉप्शन और वार्ड अडॉप्शन के माध्यम से अपने अपने क्षेत्रों में ही काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और थिंक ग्लोबली का मतलब है कि ये जो अलग अलग विशेषज्ञ आते हैं देश विदेश के और अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग विषयों के, तो एक ग्लोबल हमारी समझ बने, हमको हर विषयों की जानकारी हो और एक समग्र चिंतन डेवलप हो, एक समग्र चिंतन बने हमारा। उस दिशा में ये प्रयास किया जा रहा है ताकि ये सब कुछ समझते सीखते जानते हुए और हम लोग अपने क्षेत्र को बेहतर बनाएं, अपने क्षेत्र में बेहतर काम करें। तो बिल्कुल, भारतवर्ष का चिंतन यही है, प्रकृति के पोषक, और प्रकृति के जब हम पोषक बनेंगे तो वैश्विक स्तर पर हम सबके हित की बात कर पाएंगे। जी जी, तो समय हो चुका है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं 8 बजे। शुभ रात्रि।